स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पे। जो प्रश्न मैंने आपको दिया था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिया गया आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस निर्णय को ध्यान में रख करके आप लोग को चर्चा करना था, जो कि एक अच्छा रिलेवेंट सवाल है और आप इसको पॉलिटी में भी रख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रख सकते हैं या करंट अफेयर्स में भी इसको देखा जा सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आपको हम फॉर्मेट बताते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, 3 लोगों की कॉपी आई है और तीनों की कॉपी अपने आप में काफ़ी शानदार है। और अगर बाय द वे बीपीएससी या यूपीएससी इसको थोड़ा मॉडिफाई करके पूछती है तो तीनों कॉपियों के आंसर जो लिखे गए हैं वो सब आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट रहेंगे। तो सभी कॉपी में लिखी गई बातों को आप लोग पढ़िएगा, कंटेंट अपने पास जमा करके रखिएगा, जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक चैनल है एनबीके जीएस क्लासेस, जो कि बीपीएससी यूपीएससी के प्रति समर्पित है और बिहार सरकार के सोशल और वेलफेयर डिपार्टमेंट के ओएसडी हैं वीरेंद्र सर। तो उनका ये चैनल है, तो वो भी काफ़ी आप लोगों के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, वीडियोस वगैरह बना के लेके आएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस चैनल का लिंक आपको मिलेगा, तो वहाँ से भी लिंक ओपन करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग जैसे एक्टिव रहिएगा तो वो भी उनको भी वीडियोस वगैरह आपके लिए क्लास लाने में मन लगेगा और काफ़ी सारा टॉपिक वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मेंस परीक्षा संबंधी थी, तो आप लोग जा करके वहाँ से इसको देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब टॉपिक पे आते हैं। और अगर आप इसके आंसर को लिखने जा रहे हैं तो इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस को परिभाषित करना है, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कौन आते हैं, या सरकार ने जिनको आरक्षण दी है उस वर्ग में कौन से लोग आते हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस को परिभाषित करना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे पहले परिभाषित कर देना है। इसके बाद जिस संविधान संशोधन के द्वारा इनको आरक्षण प्रदान किया गया, यानी कि संविधान के 103वें संशोधन में इनके लिए क्या कहा गया है उसको बताइएगा। यानी कि 103वां संविधान संशोधन क्या है उसको बताइएगा। जैसे ही संविधान का ये संशोधन आ, लागू हो गया, उसके बाद आपको बताना है कि इसके विरोध में याचिकाकर्ताओं ने क्या तर्क दिया। तो याचिकाकर्ताओं का भी आपको तर्क देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं याचिकाकर्ताओं के तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल डिसीजन दी है, इस आरक्षण को बरकरार रखी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क, उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि सरकार ने क्या कहा है, किस आधार पे सरकार, यानी कि सरकार को इस आरक्षण को लाने के पीछे क्या तर्क रहा होगा उसको देना है। तो सरकार का भी आप तर्क रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आपको तर्क देना पड़ेगा और फिर आपको निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट इस सवाल का बन जाता है। और अगर इस फॉर्मेट को आप लोगों ने बना लिया तो आपको लिखने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगा। अब देखिए, आपकी जो कॉपी आई है, पहली कॉपी, इसको हम पढ़ते हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर में आपने ये कॉपी है मनीषा, जो कि बांका बिहार से है। और इसको बांका पढ़िएगा, नहीं तो अंग्रेजी मीडियम में इसको बनका भी कह सकते, तो बांका पढ़िएगा। आरक्षण से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से जिसमें कुछ सीटों को, चाहे शैक्षणिक हो या नौकरी से संबंधित हो, कुछ वर्गों के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है। इनका आरक्षण की परिभाषा सबसे पहले आई है। और भारतीय संविधान में आरक्षण मुख्यतः, यहाँ पे देखिए एकदम पता चल गया कि आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको नहीं परिभाषित किया गया है। तो आर्थिक आरक्षण को आपने परिभाषित नहीं किया, तो ईडब्ल्यूएस को कीजिएगा, यहाँ पे ये छूट गया आपका। उसके बाद भारतीय संविधान में आरक्षण मुख्यतः सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर प्रदान किया गया था, लेकिन 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद पूरा लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो ये अनुस्वार भी पढ़ा जा सकता है ना। इसको अनुच्छेद की मेंस की कॉपी में पूरी बात पढ़ी जाती है। जैसे आप देखिएगा, यहाँ पे एक और इनका लिखा हुआ है, जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो ये संविधान संशोधन को सन और सो लिख दिए हैं। तो सन और सो ऐसा नहीं करना है, जैसे ये इनका है सन और स, संविधान संशोधन को यहाँ पे, तो ये गलत तरीका हो जाता है, क्योंकि मेंस की कॉपी में पूरा लिखिएगा। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया, जिसमें आर्थिक आधार पर सामान्य वर्गों के गरीब को, है ना, 10% आरक्षण प्रदान किया गया है ना। इसको लिखिएगा। जैसे आर्थिक आरक्षण को थोड़ा बहुत ना परिभाषित कर दीजिएगा, वो परिभाषित करना यहाँ पे काफी जरूरी है। परिभाषा में आपको बता देना है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है वो सिर्फ आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य वर्ग है उनको ही दिया जाता है। और इस वर्ग में वे लोग आते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख से
8 लाख रुपए से कम है और इस वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% का जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है। तो सिंपल एक लाइन का परिभाषा आपको यहाँ पे दे देना है, जिसमें आर्थिक आधार पे सामान्य वर्गों के गरीब को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 103वें संविधान संशोधन को आपने बताया है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है इस आरक्षण की कुछ पृष्ठभूमियां निम्नलिखित है। तो जब हम पूरा पढ़े हैं आपको, तो पृष्ठभूमि यहाँ पे देना आवश्यक नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग पृष्ठभूमि को भी याद रखिए, लेकिन जो क्वेश्चन में डिमांड किया गया है उसको यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। या जब भी कोई अखबार के लिए आप आर्टिकल लिखेंगे तो वहाँ पे ये सब चर्चा करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसकी डिमांड नहीं की गई, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन इस जानकारी को रखिएगा, उपरोक्त सभी आरक्षण के प्रावधानों को न्यायपालिका ने खारिज कर दिया था कि यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। हाँ, ये थोड़ा अतिरिक्त इसलिए हो गया ना क्योंकि आपको चूंकि 4 पन्ने में अपने आंसर को कंप्लीट कर देना है, और इतना लिखा तब जाता जब बहुत ज्यादा लंबा 600 शब्द में लिखना होता तब जा करके होता है ना। तो इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका जो मूल बात है वो लिखा ही नहीं पाएगा। विपक्ष में क्या तर्क था? तो विपक्ष में तर्क को अगर हम पढ़ें तो पहला तर्क इनका है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संवैधानिक दृष्टिकोण से सामाजिक न्याय की अवधारणा से भिन्न प्रतीत होता है। इसका मतलब ही हो गया कि जो याचिकाकर्ताओं का तर्क है, उन्होंने कहा था कि जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको दरअसल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की तरह लागू नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसको सामाजिक न्याय की अवधारणा के रूप में लागू किया जाना चाहिए। तो ये याचिकाकर्ताओं का पहला तर्क था। दूसरा था कि आरक्षण का जो आधार है वो वर्ग होना चाहिए, ना कि व्यक्ति, लेकिन यह वर्ग की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। तीसरा हो गया इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50% से अधिक, तो सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50% से अधिक तय नहीं की है ना। तो इसको लिखिएगा, थोड़ा लाइन बढ़िया कर लीजिएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो ऑलरेडी से 27%, 15% तो 7.5% को जोड़ लीजिएगा तो 49.5% का हो जाता है। लेकिन चूंकि कुछ राज्य में जैसे तमिलनाडु है आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा भी है, तो इंदिरा साहनी केस का ये आपने जिक्र कर दिया, ये भी बढ़िया है, जो कि याचिकाकर्ताओं ने इस तर्क को माना भी है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से लक्षित व्यक्तियों के चयन में समस्या, इसको और क्लियर कीजिएगा। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल नहीं किया गया, ये भी तर्क रहा है, ध्यान रखिएगा। याचिकाकर्ता ने इस तर्क को भी रखा है। कुछ और तर्क को भी जो आप लिख सकते हैं, हालांकि 5 तर्क सफिशियंट है यहाँ पे। लेकिन याचिकाकर्ता ये भी कह रहे थे कि जो आप 8 लाख रुपए की सीमा रखे हैं, है ना, तो किसी को भी आप गरीब के रूप में इस सीमा पे आंक दे रहे हैं, तो यानी कि एक वर्ष से अगर 8 लाख रुपए से कम इनकम है तो उसको गरीब कहा जा रहा है, जबकि इस देश में 5% से कम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं ना। तो ये जो सीमा रखी गई है वो अव्यवहारिक है, ऐसा याचिकाकर्ताओं का कहना था। याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा था कि आरक्षण का उद्देश्य, खास करके जो सामाजिक न्याय की अगर बात की जाए, तो आरक्षण का जो उद्देश्य था उन वर्गों को प्रतिनिधित्व करना था, या उन वर्गों को सशक्त करना था जिनको ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और रोजगार से वंचित किया गया था, है ना। कुछ एक ऐसा तर्क दिखिए जो आरक्षण का भी थोड़ा बहुत, यानी कि दोनों तरफ से लोग एग्जाम को अगर कॉपी चेक करें, यानी कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आरक्षण में आते हैं उनको तो बड़ा बुरा भी फिर लग जाएगा। तो आपको संतुलित आंसर लिख देना है ताकि आपका जो आंसर है वो पीसीएस के लेवल का रहे, है ना। तो वो भी आप तर्क को यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो याचिका करता है ओबीसी, एससी, एसटी का समर्थन यहाँ पे वो करते हैं, यानी कि उनका कहना था कि ओबीसी, एससी, एसटी, अब इसमें भी तो गरीब लोग हैं ना, तो इसको भी दरअसल बाहर कर दिया गया है। तो गरीबों में भेदभाव किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, यानी कि जो गरीब हैं उनमें भी भेदभाव यहाँ पे किया जा रहा है। 8 लाख वाली सीमा के साथ एक और तर्क ये भी था कि जैसे मान लीजिए कि किसी का अभी इनकम 15 लाख है, अगर वो जुआ खेले उसकी संपत्ति ही गायब हो जाए तो तुरंत आगे अब ईडब्ल्यूएस में चला आएगा, तो कहीं ना कहीं ये अव्यवहारिक भी हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया केवल आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास खराब जो धन प्रबंधन हो गया, या जिसको मनी मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं, तो खराब जो व्यक्तिगत धन प्रबंधन है उसके कारण अगर कोई व्यक्ति, है ना, गरीब हो जाता है तो उसको फिर ईडब्ल्यूएस के दायरे में ले लिया जाएगा, है ना। तो ये कहीं से तर्क संगत नहीं है। तो याचिकाकर्ताओं के तर्क को लिखने के बाद फिर हम सरकार के भी तर्क को लिखेंगे कि सरकार का इस पे क्या राय है। तो दरअसल
जो सरकार की राय है, तो सरकार का ये कहना था कि इस देश में गरीबों का एक बहुत बड़ा वर्ग है ना? और इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार भी हैं, है ना? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहता है। इसलिए सामाजिक उत्थान के लिए आर्थिक आरक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है, क्योंकि इस वर्ग में आने वाले जो लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है ना? तो इसको लिखिएगा, इसको फिर से समझ लीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के सरकार का जो तर्क है, हालांकि इस जो तर्क है वो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ही दिया था, और केंद्र सरकार का इस पे कहना था कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो ईडब्ल्यूएस है, इसका देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, और इसमें दरअसल परिवार भी शामिल है। और सामाजिक उत्थान के लिए आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को उत्थान करना आवश्यक है, क्योंकि इस वर्ग में आने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये सरकार के तर्क को आप लिखिएगा। उसके बाद देखिए, आप इस पे 103वां भी बता दीजिएगा। 103वां खास करके बहुत सारे इस कॉपी में भी बताया गया है। तो 103वां जो संशोधन है, उसमें दरअसल संविधान के अनुच्छेद 15(6) में संशोधन किया गया है, और 16(6) में संशोधन किया गया है ना? तो किया गया तभी जाकर के जो आरक्षण का लाभ है वो मिलेगा। तो 15 जो संशोधन के बाद जो अनुच्छेद 15 का जो 6 है, वो दरअसल राज्य को 15(4) और 15(5) में जो लोग आते हैं, उनको छोड़ करके, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को उत्थान का प्रावधान करने का जो पावर है या अधिकार है, वो दे देता है। उसको लिख दीजिएगा, है ना? और 16(6) में भी यही बात है कि वो खंड 4 में जो उल्लिखित वर्ग हैं, उनको छोड़ करके आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, उनको नौकरियों में आरक्षण का, यानी कि 10% रिजर्वेशन देता है। तो 103वां संविधान संशोधन बता दीजिएगा, तो शुरू में ही बताना था। अब देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने की जो पीठ है, वो जब आती है तो इस पे क्या कहती है? एक शब्द का भी जिक्र जरूर कीजिएगा कि जो निर्णय दिया गया है, वो संवैधानिक पीठ देती है, सुप्रीम कोर्ट की। दरअसल ये जो संवैधानिक पीठ जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 145, है ना, 145 का क्लॉज 3, और सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 2013 इस मामले में, या इस ये अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि जिस मामले में कानून की व्याख्या संबंधी प्रश्न शामिल हो, उसको संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए संवैधानिक पीठ के द्वारा सुना जाना चाहिए। इसीलिए इस मामले से जुड़ी जो याचिकाएं थी, वो दरअसल 5 न्यायाधीशों की पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसको जरूर आप लोग लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगा आपके लिए। अब देखें, और 5 में से जो आया है वो 3(2) का आया है, तो हम इसको देखते हैं। अभी पहले इसको पढ़ देते हैं, बीच में करना ठीक नहीं भी रहेगा। तो पक्ष में जो तर्क आया, यद्यपि संविधान में आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक था, किंतु 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक आधार जोड़ देने से सामान्य वर्गों के गरीबों को आरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सामाजिक असंतोष में, देखिए यहाँ पे पक्ष में अगर तर्क हो गया है, तो ये लग रहा है कि जैसे आपका अपना तर्क है ना? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पीठ का जो, ये जो संवैधानिक पीठ है, उसका आप दीजिएगा कि वो इस पे क्या निर्णय देती है, तो उसके अनुसार लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय सिंपल की पक्ष में तर्क लिख देना, है ना? तो अपना तर्क यहाँ पर नहीं लिखना रहेगा। पिछले 74 वर्षों के दौरान भारत की आर्थिक परिस्थितियों में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। इस आधार पर आरक्षण तर्कसंगत माना जाएगा। इसे लागू करने से प्रस्तावना में वर्णित आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। ये सब निष्कर्ष में आप डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया, तो आपको उसके निर्णय को लेकर के ज्यादा लिखने की आवश्यकता रहेगी। अपना कोशिश कीजिएगा कि अपना वाला नहीं लिखे, क्योंकि देखिए ये जो ईडब्ल्यूएस का है, ये अभी भी विवाद का ही विषय है। भले ही इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, साफ साफ लग रहा है कि एक पक्ष ऐसा रहेगा जो जो ईडब्ल्यूएस को उचित मानेगा, और एक पक्ष ऐसा रहेगा जो ईडब्ल्यूएस को उचित नहीं मानेगा, है ना? और ये एक अंतहीन बहस निकल करके आ जाएगा, और अंत में निकल करके आएगा कि आप आरक्षण को ही खत्म कीजिए। अब फिर जब ये प्रश्न उठेगा, तो फिर बात हो जाएगी कि अब जब आरक्षण, तो फिर जाति को भी खत्म की। तो एक अंतहीन बहस रहेगा। इसमें अपना तर्क आप लोग कोशिश कीजिए कि नहीं डालने के लिए। केंद्र सरकार का आपको तर्क कुछ मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का भी तर्क मिल जाएगा, याचिकाकर्ता का तर्क मिल जाएगा। उन सबको लिखते हुए आप अपना अगर देना चाह रहे हैं, तो एक संतुलित निष्कर्ष में कुछ थोड़ा बहुत डाल दीजिएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का ईडब्ल्यूएस को लेकर के फैसला। अब जैसे मान लीजिए कि अपना जो तर्क है ना, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सामाजिक असंतोष में कमी आएगी। ये कैसे साबित हो जाएगा?
है ना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको साबित कर देना, है ना। इसमें चालाकी बरतना होगा, आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का ईडब्ल्यूएस को लेकर के फैसला। तो सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के 5 जजों की बेंच ने 3-2 से इसे संवैधानिक बताया। बहुत बढ़िया लाइन है ये। इसके पक्ष में उन्होंने अपना तर्क दिया कि आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाहित हेतु नहीं है। आपका थोड़ा ये कमजोर है, इसको और अच्छे से लिखिएगा, हम अभी आगे वाली कॉपी में आपको बताएंगे। ये इनकी कॉपी में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। और 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। 50% की सीमा SC ST OBC वर्गों को लेकर के बनाया गया था, है ना। समान लोगों के साथ असमान व्यवहार संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार के विरुद्ध है। विपक्ष में तर्क। आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इसमें SC ST OBC वर्गों को शामिल नहीं करना समानता के अधिकार के विरुद्ध है। इससे समाज में वर्ग विभाजन की समस्या में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पे हम कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। आरक्षण समय की मांग है, बहुत बढ़िया लाइन है। जहाँ तक संविधान का सवाल है, तो संविधान संशोधन के पश्चात इसे संवैधानिक दृष्टि से गलत कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना है। ऐसे में यदि कोई परिवर्तन आरक्षण के इस उद्देश्य से मेल रखता है तो उसे स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं। हमें समय के साथ हो रहे परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और वर्ग और आर्थिक आधार पर संतुलित आरक्षण देकर समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि न्याय के साथ विकास हो सके। आगे वाली कॉपी को पढ़ते हैं, फिर हम वापस इस निष्कर्ष पे आएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2019 में संविधान संशोधन के द्वारा, ये बहुत आसान नहीं है इसका आंसर को चेक करना। 15 और 16 में खंड 6 को जोड़कर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों में 10% का रिजर्वेशन दिया गया। इसी कारण से इसमें अपना राय डालना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, है ना, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको एक क्लू मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले में कहा गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है। देखिए, अब ये आपने लाइन अच्छा लिखा, लेकिन आप अपने दिमाग में इस बात को बैठाए रहिएगा कि ये दरअसल कोर्ट का डिसीजन है जिसको बदला जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ कहती है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, बाद में इसको केशवानंद भारती में उलट दिया गया है। तो अगर इंदिरा साहनी इसको कहती, इंदिरा साहनी में इस डिसीजन को पारित किया गया कि 50% नहीं हो सकता है, तो हो सकता है कि इसको अगली पीठ बदल भी दे, है ना। तो बस इतना ही दे करके छोड़िएगा, इसको साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले में कहा गया था आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। बहुत बढ़िया है कि आप इतना ही तक सीमित रहे। आरक्षण में सिर्फ सवर्ण गरीबों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि OBC SC और ST आदि में गरीबों की प्रतिशतता अधिक है, फिर भी उन्हें अलग रखा गया है। तो इस आरक्षण के आते 30 से अधिक, कहीं 40 से अधिक लिखा दिखा है। हाँ, कुछ याचिका का, तो याचिकाकर्ता का आपका तर्क है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि याचिकाकर्ताओं ने निम्न तर्क दिए हैं। उसके बाद, यद्यपि याचिकाकर्ता किसी राजनीतिक दल या किसी वर्ग समूह से नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक कार्यकर्ता के लोग हैं, है ना। माननीय उच्चतम न्यायालय इसकी सुनवाई करते हुए पहले 3 जजों की पीठ बनाई, बाद में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ललित और एक अन्य न्यायाधीश ने इसके विपक्ष में फैसला दिया। लेकिन नाम भी मत लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि 5 जजों की पीठ में से 2 जजों ने, है ना, और शेष 3 जजों ने, या 3 जजों ने शेष 2 जजों ने, है ना, वैसे करके, या 3-2 का ही आप लिखिएगा। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित एवं एक अन्य न्यायाधीश ने इसके विपक्ष में फैसला दिया, लेकिन बहुमत के आधार पर फैसला आरक्षण के पक्ष में रखा गया। ठीक है, न्यायाधीशों के द्वारा दिया गया फैसला पक्ष में दिए गए तर्क निम्नलिखित है। हाँ, बहुत बढ़िया है। इंदिरा साहनी केस में आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक था, जिसे 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, अर्थात इसमें आरक्षण के लिए जाति एवं शिक्षा को आधार बनाया गया था, जबकि इस आरक्षण में आरक्षण का मानक ही बदल दिया गया। तो ये तर्क है न्यायाधीशों का। ठीक है, उसके बाद इसके अंतर्गत आरक्षण का मानक आर्थिक को माना गया है। आरक्षण के क्षेत्र में एक नया पैरामीटर है। तो ये अच्छा लिखा हुआ है। दरअसल इस संदर्भ में जो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हैं, तो दिनेश माहेश्वरी का कहना था कि आरक्षण दरअसल आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को नहीं, बल्कि वंचित वर्गों को, ध्यान रखिएगा,
वंचित वर्गों को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। इसीलिए जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है वो ना तो संवैधानिक जो संविधान का मूल ढांचा है ना, उसको उल्लंघन या नुकसान पहुंचाता है, और ना ही मौजूदा आरक्षण संविधान के किसी भी कानून का उल्लंघन करता है। तो महेश्वरी ने अपना मत दिया था। तो आप लिखिएगा कि उन पीठों में से एक जज का या एक न्यायाधीश का ऐसा कहना था। उसके बाद जो जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं, उनका कहना था कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको एक अलग वर्ग मानना सही है, इसको संविधान का उल्लंघन हम नहीं कह सकते हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष के बाद जब हम 75वां वर्षगांठ मना रहे थे, तो समाज के हितों के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उनका तर्क था, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बहुत बढ़िया लाइन कही है कि जो एंग्लो इंडियन है, यानी कि उनका ये कहना था कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद अगर एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए आरक्षण की जो समय सीमा है उसकी समय सीमा होनी चाहिए। इसीलिए संविधान का जो 103वां संविधान संशोधन है उसको हम बरकरार रखते हैं। यानी कि बेला त्रिवेदी साहब का ऐसा कहना था कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको एक अलग वर्ग अगर हम मानते हैं तो ऐसा अलग वर्ग मानना संविधान सम्मत है, यानी कि इसको सही है, इसको संविधान का उल्लंघन नहीं कह सकते हैं। देश की आजादी के 75 वर्षों के बाद समाज के हितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पे पुनर्विचार की आवश्यकता है। चूंकि इस देश में एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन था उसको खत्म कर दिया गया है, इसीलिए आरक्षण को नए सिरे से परिभाषित या आरक्षण इस व्यवस्था में नए वर्गों को शामिल करना संविधान का उल्लंघन नहीं है, ऐसा बेला त्रिवेदी ने कहा था ना। इसको लिखिएगा। उन्होंने बताया कि आरक्षण क्यों दिया जाता है और किससे दिया जाता है। अगर यह समझ जाए तो निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं किया जाएगा। आरक्षण समाज में पिछड़े वर्गों को मुख्य तरह से जोड़ने के लिए दिया जाता है। आज से पहले इसका आधार जाति और शिक्षण को माना जाता था। इस संशोधन में इसके द्वारा आर्थिक को भी माना गया है। आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति से हो, उसका भी अधिकार है कि वो मुख्य धारा से जुड़े। इस प्रकार यह संशोधन न तो असंवैधानिक है और न ही संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। बहुत बढ़िया बात है। आप लोग एंग्लो इंडियन वाला लाइन जरूर लिखिएगा, वो आपके तर्क को मजबूत कर देगा। बल्कि यह सवर्ण गरीबों के लिए एक सकारात्मक प्रयास है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह भी कहा कि रही बात 50% की, तो वो आरक्षण SC ST और OBC के मामले में है, उसको आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया सकती। ये एकदम सटीक लाइन लिखा हुआ है, इसको जरूर लिखिएगा, इसको याद भी रखिएगा। सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण एक स्पेशल कोटा के अंतर्गत आता है जो कहीं से भी उन्हें मिलने वाले आरक्षण को प्रमाणित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता। ठीक है, बहुत बढ़िया है। उन्होंने विरोध के दूसरे बिंदु जो कि आरक्षण SC ST OBC को शामिल ना करने से था, उसके बारे में साफ शब्दों में कहा कि SC ST में गरीब हो या अमीर उन्हें आरक्षण तो दिया ही गया है, जबकि OBC को क्रीमी लेयर को हटाकर गरीबों के लिए ही तो दिया गया आरक्षण है। ठीक है, इस प्रकार ये तीनों ही वर्ग को पहले से ही आरक्षण दिया गया। ठीक है, फिर आपका निष्कर्ष बहुत शानदार है। हम निष्कर्ष पढ़ लिए हैं, जो नहीं पढ़े उसको पढ़िएगा। ठीक है, इनका निष्कर्ष बहुत शानदार है। हम तो पहले पढ़ लिए, तब कॉपी चेक कर रहे हैं। अब ये तीसरी कॉपी आई हुई है, और देखिए इनका लिखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत अनुसूचित जातियों, ये इतना करने की आवश्यकता ही नहीं। चाहे तो आप आरक्षण को परिभाषित करते हुए आर्थिक आरक्षण को परिभाषित कर दें, वहां से शुरुआत कीजिए। और 15(4) के तहत अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा संस्थानों में प्राप्ति, इसको लिखना जरूरी नहीं है, ये सब पता होता है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने 103वां संविधान संशोधन 2019, ठीक है, ये लाइन आपका बहुत शानदार है, लेकिन परिभाषित भी तो कीजिए। 10% आरक्षण तो दिया गया, लेकिन इसको परिभाषित कीजिए कि कौन से लोग हैं जिनको ईडब्ल्यूएस में लाया गया है। दो चीज ध्यान रखिएगा, एक तो सामान्य वर्गों को और दूसरा 8 लाख रुपए वाला। इस फैसलों को भेदभावपूर्ण और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन बताते हुए करीब 40 याचिकाएं दाखिल की गई थी और 103वां संविधान संशोधन को रद्द करने की मांग की गई थी। हाल ही में इन्हीं सभी याचिकाओं के सुनवाई के उपरांत सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को संवैधानिक माना है। पीठ ने 3-2 के बहुमत से आरक्षण के पक्ष में निर्णय दिया। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के आरक्षण में निम्न संविधान संशोधन किए गए, आपने ये बता दिया है। उसके बाद विरोध प्रकट की, जो निम्नलिखित आर्थिक आरक्षण में सिर्फ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जबकि अन्य वर्गों को हटा दिया गया है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि SC ST और OBC के को भी आरक्षण में रखा जाए, है ना।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले में कहा गया है कि 50% से अधिक नहीं हो सकता है, और 50% से ज़्यादा हुआ तो फिर वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ बनाई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना निर्णय दिया, 3-2 के पक्ष में फिर रिपीट हो गया वाला। वही केंद्र सरकार ने भी कहा था कि सामान्य वर्ग के अतिरिक्त SC ST OBC को, सामान्य वर्ग के अतिरिक्त वर्ग को 50% आरक्षण दिया गया है। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, सामान्य वर्ग के अतिरिक्त, हाँ ठीक है, SC ST और OBC को ठीक है, और उन्हें 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। तो बहुत बढ़िया है। हालांकि 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन CJI UU ललित इसे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करार दिया। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने भी आरक्षण पर अपनी असहमति जताई है। नाम मत लिखिएगा किसी का भी। वहीं 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया, जिसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने बताया, हाँ ठीक है, तो 3 जजों की तरफ से एक पहले जज ने कहा कि 50% तय सीमा के आधार पे EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन। चूंकि अगर हम व्यक्तिगत नाम लिखे ना, तो आंसर में ऐसा लगता है कि न्यायाधीश की अपनी राय है, और पीठ का अगर जिक्र करते तो लगता है कि नहीं, वास्तव में जो डिसीजन आया है वो सुप्रीम कोर्ट का आया है ना। तो ऐसा लिखिएगा, नहीं तो लगेगा कि ना दिनेश महेश्वरी का अपना व्यक्तिगत मत रहा। और उसके बाद आपने लिखा है कि EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि 50%, ठीक है, अब परिवर्तनशील नहीं है। बहुत बढ़िया है। दिनेश माहेश्वरी ने इस कथन से सहमत होते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मैं मानती हूँ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दिया गया आरक्षण मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है और न ही किसी तरह का पक्षपात करता है। वहीं जस्टिस पादरी वाली, पारदी है, ध्यान रखिएगा, पादरी मत कीजिएगा, इनका नाम पारदी वाला है ना। तो पारदी और पादरी में अंतर होता है, तो आप लोग इसको सही तरीके से लिखिएगा। बोलचाल की भाषा में हम लोग कह देते हैं पादरी, पारदी है, क्योंकि डिफरेंट नाम है। आरक्षण का अंत नहीं है, अनंत काल तक जारी नहीं रहनी चाहिए, वरना ठीक है। और निष्कर्ष आपने लिख, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी आपको लग रहा होगा, है ना। तो जो फॉर्मेट बताया उसके अनुसार आप लोग आंसर लिखिएगा। और जो अलग अलग जजों का अगर हम बता दें आपको, तो उसमें से जो पारदी वाला साहब थे, उनका कहना था, उन्होंने बड़ा एक अच्छा तर्क दिया जो आपके एग्जाम में बहुत सुटेबल बैठेगा। तो पारदी वाला का कहना कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर का ऐसा विचार था कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 10 साल तक ही रहे, लेकिन यह अभी भी जारी है। और उन्होंने कहा कि आरक्षण को निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए, इसीलिए संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को मैं बरकरार रखता हूं। आरक्षण का पालन करना सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखना है। तो आप लोग पारदी वाले के स्टेटमेंट को जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि इनके तर्क को लिखने से आपके आंसर में और मतलब जो याचिकाकर्ता का तर्क है ना, उसको अच्छे से खारिज किया सकता है, अगर पारदी वाले के तर्क को आप लोग याद रखिएगा। तो अंबेडकर सहित जो निहित स्वार्थ है और सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखना है, ये इनका ऐसा तर्क है, इसको जरूर से आप याद रखिएगा। क्योंकि यूयू ललित और जस्टिस जो रविंद्र भट्ट थे, उनका ये कहना था कि मतलब वो लोग फोकस किए कि SC ST और जो OBC है, उसको अगर इससे आप बाहर रखते हैं तो ये भेदभाव है। हमारा संविधान जो बहिष्कार है या भेदभाव, उसकी अनुमति नहीं देता है, और ये संशोधन सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर करता है, बुनियादी ढांचे को कमजोर कर रहा है, ऐसा यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट का कहना है ना। तो ये उनका तर्क है। तो कहीं ना कहीं यूयू ललित और रविंद्र भट्ट का तर्क आप लोग मतलब उनके नाम को ना लिखते हुए आप लोग लिखे तो हैं, लेकिन उनके तर्क की तुलना में इनके तर्क को लिखना ज़्यादा प्रासंगिक रहेगा, है ना। तो उसको लिखिएगा, है ना। यानी कि संविधान की जो 5 जजों की पीठ बनाई गई थी, तो उसमें से 2 जजों का ऐसा कहना था कि SC ST और OBC के गरीब लोगों को इससे बाहर करना भेदभाव है। हमारा संविधान भेदभाव की अनुमति नहीं देता है, समानता पे आधारित हमारा संविधान है, और यह संशोधन सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर करता है, बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है। तो 2 जज, जबकि 3 जजों ने जो EWS कोटा है उसके पक्ष में अपनी सहमति दी है। उन तीनों जजों को आप लोग लिख सकते हैं। तो ये लिखिएगा, फॉर्मेट को एक बार समझ करके इसके आंसर को लिखिएगा। हमको लगता है कि आप लोगों के पास अब इसके पास प्रॉपर आइडिया हो गया होगा। यहाँ तक कौन से लोग आंसर देखे हैं, जरा आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम को भी लिख दीजिएगा। क्योंकि वीडियो लंबा बन गया, तो हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने इसको पूरा देखा है या अधूरा देख करके छोड़ दिया है। पूरा देखिएगा, तभी जा करके इसका जो ठोस आंसर है आपको पता रहेगा। तो बताइएगा हमको, ठीक है। मिलूंगा अगले सवाल में, अगले वीडियो में।
और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एनबी के जीएस क्लासेस को। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।